Welcome to my videos guys. So next you have is waterfall model. Waterfall model STLC में पहला ऐसा मॉडल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल. अब देखिए इसका नाम वाटरफॉल मॉडल क्यों है, क्योंकि इसका हर एक फेज़ अगले फेज़ को इनपुट देता है, यानी एक फ्रीली फॉलिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. फॉर एग्जांपल इसका फेज़ नंबर 1 की अगर मैं बात करूं देन दैट इज़ RA और FS. RA का मतलब होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस या फिर फिजिबिलिटी स्टडी. रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब कि जो भी कस्टमर आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए देगा या फिर जो भी सॉफ्टवेयर वो बनवाना चाहता है, आप उसका सबसे पहले क्या करोगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कि उसको अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ चाहिए, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट उसको है, क्या उसकी नीड्स हैं. ठीक है, जब आप वो कलेक्ट कर लोगे तो आप उसके बाद क्या करोगे, उसकी नीड्स के हिसाब से अगले फेज़ में जाओगे. अब इस फेज़ का इनपुट क्या होगा, डिज़ाइन फेज़ का इनपुट जो RA फेज़ से, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ से जो आउटपुट निकला है, जो कंक्लूजन निकले हैं, वही आप डिज़ाइनिंग फेज़ में यूज़ करोगे. उसी के हिसाब से आप डिज़ाइन प्रिपेयर करोगे. डिज़ाइन प्रिपेयर करने के बाद उस डिज़ाइन को फॉलो करके आप क्या करोगे, कोडिंग करोगे. थर्ड फेज़ जो इसका है दैट इज़ कोडिंग फेज़, वो आप डिज़ाइनिंग फेज़ के आउटपुट से करोगे. फिर जब आप कोडिंग कर लोगे, कोडिंग कंप्लीट होने के बाद जब आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो आप अपने सॉफ्टवेयर को क्या करोगे, फोर्थ फेज़ में टेस्ट करोगे. तो टेस्टिंग फेज़ का जो इनपुट होगा वो क्या होगा, कोडिंग फेज़ का आउटपुट. ठीक है, और टेस्टिंग फेज़ में आप क्या करते हो, जितनी भी आपकी अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, जितनी भी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग फेज़ के अंदर होती है. ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग फेज़ के अंदर आप करोगे. जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको अच्छे से यूज़र भी चेक करेगा और थ्रू सॉफ्टवेयर्स भी आप उसको चेक करोगे कि कहीं आपका सॉफ्टवेयर में कोई कमी या कोई डीबग करने का या कोई एरर्स तो नहीं है. उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद जब आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, आप उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में. यानी कि जिस भी सिस्टम में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिस कस्टमर को आपको देना है, वो उसको कहाँ इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है, तो वहाँ आप क्या करोगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन. नाउ आफ्टर सम टाइम, मान लो यूज़र को क्या चाहिए, उस कस्टमर को क्या चाहिए, अपने उस प्रोजेक्ट में या अपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ और फीचर उसको ऐड कराने या कुछ फीचर उसको हटवाने हैं जो इररिलेवेंट है. तो आप क्या करोगे, मेंटेनेंस फेज़ के अंदर आएगा वो सब. तो आप क्या करोगे, फाइनली उसको मेंटेन करोगे, आगे उसकी सर्विसेज दोगे यूज़र को. सो दीज आर द 6 फेजेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें सिर्फ ये 6 फेजेज हैं और 6 के 6 फेजेज आपको पता होने चाहिए. फर्स्ट फेज़ का जो आउटपुट होगा वो सेकंड फेज़ के लिए इनपुट होगा. सेकंड फेज़ का जो आउटपुट होगा वो थर्ड फेज़ के लिए इनपुट होगा. एंड ये जो फैशन है चलता रहेगा मेंटेनेंस फेज़ तक, यानी कि 6 के 6 फेजेस आपस में कनेक्टेड हैं. फर्स्ट कंप्लीट होगा तभी आप सेकंड पे आओगे, सेकंड होगा तभी थर्ड पे, थर्ड होगा तभी फोर्थ पे, फोर्थ होगा तभी फिफ्थ पे और फिफ्थ होगा तभी सिक्स्थ पे. डायरेक्टली आप किसी भी फेज़ पे काम नहीं कर सकते. तो ये क्या करता है, एक वाटरफॉल हायरार्की फॉलो करता है कि ऊपर से नीचे आते हैं आप धीरे धीरे. ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल, जिसको हम क्लासिकल मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा मॉडल है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो. अब इसमें एक टर्म है फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब सेम होता है गाइस आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी कि जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए उन चीज़ों को आप रिफाइन करते हो, स्टडी करते हो. सो ये है आपके पास STLC का फर्स्ट मॉडल, वाटरफॉल मॉडल और क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल. इसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे इस मॉडल के बारे में. तो इस मॉडल की कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे. अब हम देखते हैं वाटरफॉल मॉडल की एडवांटेजेस. नाउ अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो ये सबसे पुराना मॉडल है, ओल्डेस्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड, समझना बहुत आसान है. 6 फेजेस हैं, हमें पता है एक के बाद एक काम करेगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट है ईच फेज हैज़ वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट. हर एक फेज़ का एक वेल डिफाइंड इनपुट है और आउटपुट होगा, यानी कि हर एक फेज़ में से कुछ इनपुट उस फेज़ के अंदर जाएगा और कुछ आउटपुट उसके अंदर से निकलेगा जिसको आप यूज़ करोगे. ह्यूमन रिसोर्स एलोकेशन एंड कॉस्ट टाइम एस्टिमेशन इज़ ईजी. अब हमें पता है कि हर एक फेज़ के अंदर हमें क्या क्या काम करना है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना कॉस्ट, टाइम और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं उनको एलोकेट कर सकते हैं, उनको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं वहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली ईजी. अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, नो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर. अब देखो, जो कस्टमर अपना प्रोजेक्ट बनवा रहा है उसका यहाँ पे कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता.
एक्टिव पार्टिसिपेशन से मतलब क्या है कि जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उसको एंड में ही दिखाया जाता है। अब मान लो उसको कोई रिक्वायरमेंट ऐसा लगा बीच में कि नहीं भाई मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो बता नहीं सकता जब तक उसका प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए, क्योंकि कस्टमर को तो हम पूरा प्रोजेक्ट कहीं भी दिखाई नहीं रहे, बस एक ही फेज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट है और वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाले फेज़ में। यानी कि जब आप रिक्वायरमेंट लिख रहे हो कि उसको क्या क्या चाहिए, बस उसके बाद आप यूज़र से कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे फाइनल प्रोजेक्ट बनने तक। तो यहाँ पे क्या है कि कस्टमर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है फाइनल डिलीवरी विल बी इन द लास्ट, सो रिस्क विल बी हाई। ओके, जो फाइनल डिलीवरी होगी प्रोजेक्ट की वो कब होगी? बिल्कुल लास्ट में, जब वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है मिस्टेक्स का। सो दीज आर इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। एडवांटेजेस में यही है, सबसे पुराना है, आसान है समझने में, हर फेज़ का एक वेल डिफाइंड इनपुट और आउटपुट है हमारे पास। ह्यूमन रिसोर्स एलोकेशन यहाँ पे हम इजीली कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट और टाइम हम आसानी से इसका एस्टिमेशन लगा के बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा हमें किसी भी फेज़ को डेवलप करने में और कितने ह्यूमन पावर हमारी लग रही है, कितने दिन हमारे लग रहे हैं और कितनी कॉस्ट हमारी लग रही है। दैट इज़ ईजी। और डिसएडवांटेजेस में यही है कि यूज़र का यहाँ पे कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। कस्टमर जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, हम उसको दिखा ही सबसे लास्ट में रहे हैं, तो उसको सारी चीज़ें लास्ट में ही पता चलेंगी। अगर उसको कुछ कंक्लूजन देना है या फिर कोई चीज़ हटानी है या और ऐड ऑन करवानी है तो वो लास्ट में ही बताएगा। और फाइनल डिलीवरी बिल्कुल लास्ट में होती है, तो इसीलिए इसका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें डीबगिंग करने का या टेस्टिंग फेज़ में हमारे एरर्स आने का रिस्क ज़्यादा है, या हो सकता है कि पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमारा जो यूज़र है, जो कस्टमर उसको यूज़ करने वाला है, वो सेटिस्फाई ना हो। तब आप क्या करोगे? पूरा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से दोबारा बनाओगे? तो यहाँ पे जो रिस्क का लेवल है वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। सो गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कंक्लूजन कि वाटरफॉल मॉडल हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए और कहाँ नहीं। सो वाटरफॉल मॉडल का कंक्लूजन क्या है कि यूज्ड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, फ्रेंडली कस्टमर, टेक्नोलॉजी एंड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर। अब हम इस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ कब करते हैं? जब हमारा प्रोजेक्ट स्मॉल हो, यानी कि छोटा प्रोजेक्ट हो। ठीक है, फ्रेंडली कस्टमर हो, हमें पता है कि कस्टमर जिसके लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसे हम पहले से जानते हैं, या फिर वो हमारे साथ फ्रेंडली हो, यानी कि उसका जो कॉस्ट एंड टाइम को लेकर जो कंक्लूजन है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए? कस्टमर फ्रेंडली या फिर डेवलपर फ्रेंडली होनी चाहिए। एंड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर, और जब आपके पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ के अंदर जो भी यूज़र रिक्वायरमेंट्स दे रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो।